20वीं सदी में जो लोग स्कूल गए उन्हें सौर मंडल का एक नक्शा जरूर याद होगा। सूरज, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और सबसे आखिर में 9वें नंबर पर एक छोटा सा बर्फीला अकेला ग्रह प्लूटो। बिल्कुल, वो हमारे सौर मंडल का जैसे आखिरी पड़ाव था। एक रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में हम जानते बहुत कम थे और कल्पना कहीं ज्यादा करते थे। और फिर साल 2006 में अचानक सब कुछ बदल गया। रातों रात प्लूटो हमारी किताबों से, हमारे नक्शों से, ग्रहों की लिस्ट से ही गायब हो गया। उसे 9वें ग्रह के पद से हटा दिया गया। हाँ, तो आखिर हुआ क्या था? क्या प्लूटो ने कोई गलती कर दी थी या गलती हमारी अपनी समझ में थी? आज हम इसी खगोलीय कहानी की परतें खोलने वाले हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो आपने कहा। लोगों को लगता है कि प्लूटो को डिमोशन मिला या उसे बाहर निकाल दिया गया। हाँ, जैसे उसे सजा मिली हो। वही अधूरी थी। प्लूटो ने हमें एक आईना दिखाया, तो ये प्लूटो की नाकामी नहीं बल्कि मैं कहूंगा विज्ञान की एक बहुत बड़ी तरक्की थी। अच्छा, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल 1930 जब प्लूटो को पहली बार खोजा गया। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी खोज के साथ ही कुछ अजीब बातें भी सामने आने लगी थी। ये दूसरे ग्रहों जैसा था ही नहीं। सही कहा। शुरुआत से ही प्लूटो एक अजीब बच्चा था। पहली बात तो इसका आकार, ये इतना छोटा था, इतना छोटा कि हमारे चांद से भी छोटा है। हमारे चांद से भी छोटा? हाँ, बाकी सारे ग्रह या तो चट्टानी दानव है जैसे पृथ्वी और मंगल, या फिर गैस के विशाल गोले जैसे बृहस्पति और शनि। और प्लूटो वो बर्फ और चट्टान का एक छोटा सा गोला था। और सिर्फ आकार ही नहीं, इसका तौर तरीका, मतलब इसका रास्ता भी बड़ा अजीब था। जहां बाकी सारे ग्रह एक लगभग सपाट रास्ते पर एक सलीके से सूरज का चक्कर लगाते हैं, वहीं प्लूटो की कक्षा वो तो कुछ अलग ही थी। बिल्कुल, उसकी कक्षा झुकी नहीं है, जैसे कोई प्लेट सीधी रखी हो और एक छोटी सी कटोरी तिरछी रखी हो। और वो अंडाकार भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसका नतीजा ये होता है कि कभी-कभी प्लूटो अपनी कक्षा में घूमते हुए नेपट्यून की कक्षा के अंदर आ जाता है। मतलब कुछ सालों के लिए नेपच्यून 8वां नहीं बल्कि 9वां ग्रह बन जाता है और प्लूटो 8वां। बिल्कुल, कोई और ग्रह ऐसा नहीं करता। तो अगर वो इतना अजीब था, इतना अलग था, तो फिर उसे ग्रह माना ही क्यों गया? क्या वैज्ञानिकों ने ये सब देखा नहीं था? देखा था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से प्लूटो अकेला था। हमें नेपट्यून के पार बस वही एक चीज दिखाई दी थी। दशकों तक हमें लगा कि सौर मंडल प्लूटो पर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो वो इकलौता था इसलिए खास था। हाँ, एक तरह से। तो इन सारी विषमताओं के बावजूद उसे ग्रहों के क्लब में जगह मिल गई। आप कह सकती हैं कि वो एक मानद ग्रह बना रहा, क्योंकि उसे हटाने या किसी और श्रेणी में रखने का कोई ठोस कारण किसी के पास था ही नहीं। और ये अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन 1990 के दशक में जैसे ही टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, ये अकेलापन खत्म होने लगा और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, 1990 के दशक में खगोलविदों ने बेहतर टेलीस्कोप से जब नेपच्यून के पार देखना शुरू किया, तो उन्हें एक दो नहीं बल्कि हजारों बर्फीली चीजें नजर आने लगी। हजारों? हाँ, एक पूरा का पूरा इलाका मिला जो छोटे छोटे पिंडों, धूमकेतुओं और बर्फीली चट्टानों से भरा हुआ था। और इसी को काइपर बेल्ट नाम दिया गया। मतलब ये हमारे सौर मंडल का एक बर्फीला, अंधेरा कबाड़ खाना है, कह सकते हैं, जिसमें प्लूटो जैसी हजारों लाखों बर्फीली दुनियाएं घूम रही हैं। और अचानक से प्लूटो अब सौर मंडल का अकेला रहस्यमयी 9वां ग्रह नहीं रहा। सही, वो अब उस भीड़-भाड़ वाले इलाके का बस सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सदस्य बन गया। वो अब राजा नहीं था, बस उस कबीले का सरदार था। लेकिन फिर भी उसे ग्रह का दर्जा मिला हुआ था। हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, सबसे पहले खोजा गया था। लोगों ने सोचा ठीक है, प्लूटो एक ग्रह है और बाकी सब काइपर बेल्ट की छोटी मोटी चीजें हैं। मामला कुछ सालों तक शांत रहा। लेकिन फिर 2005 में एक ऐसी खोज हुई जिसने इस शांति को भंग कर दिया। एक ऐसी खोज जिसने वैज्ञानिकों को सीधे सीधे चुनौती दे दी। हाँ, 2005 में खगोलविद माइक ब्राउन और उनकी टीम ने काइपर बेल्ट में ही एक और पिंड खोजा। इसका नाम रखा गया एरिस। और जब उन्होंने इसका आकार नापा तो पता चला कि ये प्लूटो जितना ही बड़ा है, शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा ही भारी हो। तो अब असली संकट खड़ा हो गया। अगर प्लूटो एक ग्रह है क्योंकि वो उस इलाके में सबसे बड़ा था, तो फिर एरिस को भी ग्रह मानना पड़ेगा। वो तो बराबर का है या शायद उससे भी बड़ा। यही वो सवाल था जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। अगर आप प्लूटो को ग्रह ठहराते हैं तो आपको एरिस को भी 10वां ग्रह कहना होगा।
और अगर एरिस ग्रह है तो फिर बाकियों का क्या? बिल्कुल। काइपर बेल्ट में खोजे जा रहे दूसरे बड़े पिंडों का क्या, जैसे माके हाउमेया? क्या हमारे सौरमंडल में 12 ग्रह होंगे, 20 या शायद 50? क्या बच्चों को स्कूल में 50 ग्रहों के नाम रटाए जाएंगे? मतलब सौरमंडल एक तरह की परिभाषा के संकट के कगार पर था। अब वैज्ञानिकों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें वो काम करना ही पड़ा जिससे वो 70 सालों से बच रहे थे। हाँ। उन्हें बैठकर यह तय करना था कि आखिर एक ग्रह होता क्या है। बिल्कुल। अब तक ग्रह की कोई आधिकारिक वैज्ञानिक परिभाषा थी ही नहीं, ये एक सांस्कृतिक शब्द ज्यादा था। लेकिन एरिस की खोज ने इसे एक वैज्ञानिक जरूरत बना दिया। तो 2006 में खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। जी, उसकी एक बैठक हुई। समझिए कि ये खगोलविदों की सुप्रीम कोर्ट है और उनके सामने यही एक सवाल था, आखिर हम किस चीज को ग्रह कहेंगे और किसे नहीं। और वहां उन्होंने एक नई परिभाषा घड़ी, 3 शर्तों वाली एक चेकलिस्ट बनाई कि अगर किसी चीज को ग्रह कहलाना है तो उसे ये 3 टेस्ट पास करने होंगे। हाँ, वो 3 नियम बहुत अहम हैं। पहला नियम, पिंड को सूरज का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, प्लूटो ये करता है। दूसरा नियम, उसे इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे खींचकर लगभग गोल बना दे। प्लूटो ये भी करता है, वो गोल है। तो पहले 2 नियम तो सीधे साधे हैं, ये तो प्लूटो कर ही रहा था। लेकिन ये तीसरा नियम, उसने अपनी कक्षा के आसपास का क्षेत्र साफ कर दिया हो, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका असल में क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी नियम ने सारा खेल बदल दिया। कक्षा साफ करने का मतलब है कि आप अपने रास्ते के बॉस हों। आपके पास इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि आप अपने पड़ोस पर हावी हों। अच्छा। जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो उसने अरबों सालों में अपने रास्ते में आने वाले छोटे मोटे एस्ट्रॉइड या तो निगल लिए हैं या उन्हें अपनी ताकत से दूर फेंक दिया है। उसका रास्ता लगभग साफ है। बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि उसका पड़ोस बिल्कुल साफ सुथरा है। अच्छा, तो वो अपने पड़ोस का एक तरह से दादा है। जो भी रास्ते में आएगा या तो वो उसका हिस्सा बन जाएगा या फिर उसे इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक कहा, यही सबसे सही तरीका है इसे समझने का। लेकिन प्लूटो वो दादा नहीं है। वो एक बहुत भीड़भाड़ वाले मोहल्ले यानी काइपर बेल्ट में रहता है और अपनी कक्षा हजारों दूसरी बर्फीली चीजों के साथ शेयर करता है। वो उन पर हावी नहीं है? नहीं, वो उन्हीं में से एक है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं है कि वो अपने रास्ते को साफ कर सके, और बस इसी एक नियम पर प्लूटो फेल हो गया। और इसी के साथ उसका ग्रह का दर्जा खत्म हो गया। लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि ये फैसला उतना सीधा साधा नहीं था जितना लगता है। इस पर बहुत विवाद हुआ था। बहुत ज्यादा। पहली बात तो ये कि जब इस परिभाषा पर वोटिंग हुई तो उस IAO की बैठक में मौजूद हजारों सदस्यों में से सिर्फ 424 खगोलविद वहां थे। बस इतने कम? हाँ, यानी कुल सदस्यों का एक बहुत छोटा हिस्सा। कई लोगों ने कहा कि इतने बड़े फैसले को इतने कम लोगों को नहीं लेना चाहिए था। और क्या परिभाषा पर भी सवाल उठाए गए थे? मतलब क्या ये तीसरा नियम ही गलत है? हाँ, कई वैज्ञानिकों का यही तर्क है। वो कहते हैं कि कक्षा साफ करने वाला नियम उन ग्रहों के साथ भेदभाव करता है जो सूरज से बहुत दूर हैं। वो कैसे? सूरज से जितनी दूर कोई ग्रह होगा उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होगी और उसे साफ करने के लिए उसे उतना ही ज्यादा विशाल होना पड़ेगा। इस परिभाषा के हिसाब से अगर पृथ्वी को भी नेपच्यून की जगह रख दिया जाए तो शायद वो भी अपनी कक्षा साफ नहीं कर पाएगी। सच में? तो क्या तब हम पृथ्वी को ग्रह नहीं कहेंगे? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। और फिर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बहस में भावनाओं का तड़का भी लगा दिया। नासा के एक स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स 9 साल की लंबी यात्रा के बाद प्लूटो के पास पहुंचा। हाँ। दशकों से हम प्लूटो को दूरबीन से एक धुंधली सी तस्वीर के रूप में ही जानते थे। पहली बार हम उसे करीब से देखने वाले थे। और जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सबको लगा था कि वो एक ठंडा मरा हुआ गड्ढों से भरा पत्थर का गोला होगा, लेकिन प्लूटो वैसा बिल्कुल नहीं था। तस्वीरों में बर्फ के पहाड़ देखे जो हिमालय जितने ऊंचे थे। हाँ, नाइट्रोजन की बर्फ के ग्लेशियर बह रहे थे। उसकी सतह पर अलग अलग रंग थे। उसका एक पतला सा नीला वायुमंडल था। मतलब सौर मंडल के इतने ठंडे अंधेरे कोने में एक जीती जागती सक्रिय दुनिया थी। वो सौर मंडल के कई आधिकारिक ग्रहों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और जिंदा दिल लग रही थी। इसने बहस को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल सिर्फ वैज्ञानिक परिभाषा का नहीं रहा, बल्कि भावनात्मक भी हो गया। लोग कहने लगे, देखो ये कितनी खूबसूरत और जटिल दुनिया है, आप इसे ग्रह कैसे नहीं कह सकते। बिल्कुल। प्लूटो मिशन के जो मुख्य वैज्ञानिक हैं एलन स्टर्न, वो आज भी इस परिभाषा को नहीं मानते
और प्लूटो को एक ग्रह ही कहते हैं। उनका तर्क है कि एक पिंड भूगर्भीय रूप से कितना सक्रिय है ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि उसका पड़ोस साफ है या नहीं। तो क्या प्लूटो को विज्ञान की वजह से हटाया गया था या सिर्फ सुविधा के लिए, ताकि ग्रहों की संख्या कम बनी रहे? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्लूटो को इसलिए नहीं हटाया गया कि वो एक दुनिया के तौर पर असफल रहा, बल्कि इसलिए कि उसने विज्ञान को अपनी ही परिभाषाओं का सामना करने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान भावनाओं पर नहीं बल्कि वर्गीकरण और निरंतरता पर काम करता है, और प्लूटो और एरिस जैसी खोजों ने उस निरंतरता को तोड़ दिया था। वैज्ञानिकों को एक ऐसा नियम बनाना था जो हर जगह लागू हो सके, चाहे वो प्लूटो हो, एरिस हो या भविष्य में खोजा जाने वाला कोई और पिंड। प्लूटो उस नए ज्यादा सख्त नियम पर खरा नहीं उतरा। तो इन सब का क्या मतलब है? आज प्लूटो कहाँ खड़ा है? उसे क्या कहा जाता है? आज प्लूटो को एक नई श्रेणी में रखा गया है, जिसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। बौना ग्रह? इस श्रेणी में वो पिंड आते हैं जो ग्रह की पहली 2 शर्तें तो पूरी करते हैं, यानी सूरज का चक्कर लगाते हैं और गोल हैं, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं करते। मतलब उन्होंने अपनी कक्षा साफ नहीं की है? बिल्कुल। बौना ग्रह, ये सुनने में थोड़ा अपमानजनक लगता है, जैसे उसे छोटा कर दिया गया हो। हाँ, शब्द थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से इसका उद्देश्य अपमान करना नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि प्लूटो एक अलग तरह की दुनिया है। जैसे एक तारा होता है और एक बौना तारा होता है, दोनों तारे हैं, बस अलग अलग श्रेणियों के हैं। अच्छा। वैसे ही प्लूटो, एरिस, सेरिस ये सब बौने ग्रह हैं। ये एक नई तरह की दुनियाओं का परिवार है जिसके बारे में हम अब जाकर सीख रहे हैं। तो एक तरह से प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटाया नहीं गया, बल्कि उसे एक नई और शायद ज्यादा दिलचस्प लिस्ट का पहला सदस्य बना दिया गया। बिल्कुल। एक तरह से प्लूटो गिरा नहीं, उसने एक दरवाजा खोला, बाहरी सौरमंडल को समझने का दरवाजा, काइपर बेल्ट जैसी विशाल संरचना को पहचानने का दरवाजा, ये महसूस करने का दरवाजा कि हमारा सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों और कुछ चट्टानों से कहीं ज्यादा बड़ा और विविध है। सही कहा। ये समझने का दरवाजा कि ग्रह कोई दुर्लभ चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और अलग अलग तरह के खगोलीय पिंडों के परिवार का बस एक हिस्सा है। तो प्लूटो को ग्रह की सूची से क्यों हटाया गया? इसका जवाब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं था, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा उलझा हुआ और कहीं ज्यादा दिलचस्प निकला। और प्लूटो हमें ये सच्चाई दिखाने वाला पहला गाइड था। उसने हमें सौर मंडल का वो रूप दिखाया जो हम पहले जानते ही नहीं थे। उसने अपना दर्जा नहीं खोया, बल्कि एक नई विरासत पाई है। वो अब सिर्फ 9 ग्रहों में से एक नहीं है, बल्कि एक पूरी नई तरह की दुनिया का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या एक ऐसी दुनिया बनना जो मानवता को ग्रह होने के मायने पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दे, सिर्फ लाइन में 9वें नंबर पर रहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नहीं है? प्लूटो ने हमें एक जवाब नहीं दिया, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सिखाया, और विज्ञान में शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है।